हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम हमने शुरू किया था। तो हमने अपने जो है इंटेंसिटी और डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र बीम हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने देखा था कि जो लेज़र बीम है दैट इज़ हाईली डायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, और जो आपकी इंटेंसिटी होती है लेज़र बीम की दैट इज़ वेरी हाई। जो आपकी ऑर्डिनरी बल्ब की जो इंटेंसिटी होती है और जो आपकी लेज़र बीम की जो हमें इंटेंसिटी मिलती है, तो लेज़र बीम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू योर ऑर्डिनरी बल्ब। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ मोनोक्रोमेटिसिटी एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस में भी हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेटियल कोहेरेंस। तो पहले हम मोनोक्रोमेटिसिटी की बात करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले हमें वर्ड पता होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक वर्ड क्या होता है। तो मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ की या सिंगल फ्रिक्वेंसी की हमें क्या मिलना, लाइट बीम मिलना। अब देखो बच्चे, आपको पता है अगर हम ऑर्डिनरी बल्ब की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी जो लाइट सोर्स होती है इट इज़ पॉलीक्रोमेटिक, यानी कि जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के मिलके जो है आपका ऑर्डिनरी बल्ब बना होता है। लेकिन जो हमारा लेज़र बीम है वो क्या होती है बच्चे, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। ये जो है एक ही सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट हमें देती है, तो एक ही सिंगल फ्रिक्वेंसी की हमें जो है रेडिएशन देती है। तो ये कौन सी आपकी होती है, लेज़र बीम। तो लेज़र बीम क्या होती है बच्चे, मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की बात करूँ तो उसके अंदर से जो रेडिएशंस मिलती हैं वो डिफरेंट जो है हमें कलर्स की मिलती हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की हमें मिलती हैं। इस करके जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होती है वो कभी भी आपकी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। तो आइडियली वैसे भी कोई भी लाइट सोर्स ले तो कोई भी जो है एब्सोल्युटली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। तो आपकी जो लेज़र बीम है वो क्या है बच्चे, आपकी मोनोक्रोमेटिक है। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होती है बच्चे, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कोई भी ऑर्डिनरी है लेज़र जो है, अगर कोई रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं और दैट रेडिएशंस इज ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी, यानी कि कोई भी सोर्स अगर हमने कंसीडर करी तो उसके अंदर से, जैसे ये बल्ब हमने कंसीडर किया, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रिक्वेंसी की निकल रही है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। तो आपको पता है कोई भी लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, ठीक है ना। तो अब हम मोनोक्रोमेटिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं बच्चे, अगर हमें मेज़र करना है मोनोक्रोमेटिसिटी को तो हम कैसे मेज़र करते हैं, हम ना फ्रिक्वेंसी स्प्रेड निकालते हैं। देखो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड क्या होता है बच्चे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा न्यू बार से, ठीक है ना। एवरेज फ्रिक्वेंसी स्प्रेड कह लो, ठीक है, या फिर आप कह लो लाइन विड्थ। दिस अगर ये जो है डेल्टा न्यू इज योर फ्रिक्वेंसी स्प्रेड, ठीक है ना, और ये क्या है बच्चे, आपकी लाइन विड्थ है, लाइन कह लो या बैंड विड्थ कह लो, लाइन ऑफ बैंड विड्थ, ठीक है। तो बच्चे जो हमारा फ्रिक्वेंसी स्प्रेड होता है दिस इज योर फ्रिक्वेंसी स्प्रेड। तो जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है ना उसके केस में जो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो लेज़र बीम होती है उसके केस में जो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड है दैट इज़ वेरी वेरी नैरो, और वेरी कह सकते हैं बहुत ही कम होता है। तो जो ऑर्डिनरी बल्ब के लिए जो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इस करके जो है कोई भी लाइट सोर्स जो है आपका क्या नहीं हो सकती, मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकती। तो अगर आपका जो है यानी कि न्यू डेल्टा न्यू यानी कि जो आपका फ्रिक्वेंसी स्प्रेड है अगर कम होगा, लेस होगा, तो उतनी ज़्यादा जो है हमारी लेज़र कैसी होगी, या उतनी ज़्यादा जो भी हम रेडिएशन ले रहे हैं वो क्या होगी हमारी, या जो भी हम सोर्स ले रहे हैं वो ज़्यादा क्या होगी बच्चे, मोनोक्रोमेटिक होगी, ठीक है। और अगर फ्रिक्वेंसी स्प्रेड ज़्यादा होगा तो आपकी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होंगी, तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी स्प्रेड होगा, तो उस केस में जो है आपकी जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक। तो अगर मोनोक्रोमेटिसिटी को आपको मेज़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसका फॉर्मूला है डेल्टा न्यू बार डिवाइडेड बाय न्यू बार। तो दिस इज़ योर एवरेज फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, एवरेज फ्रिक्वेंसी जो निकल रही है आपकी लाइट सोर्स जो भी हमने सोर्स लिया उससे, और डेल्टा न्यू बार इसको आप कहते हैं लाइन ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि लाइट अगर कोई भी लाइट सोर्स है अगर वो लाइन ऑफ बैंडविड्थ इतनी डेल्टा न्यू बार निकाल रहे हैं एट एवरेज फ्रिक्वेंसी, मान लो इतनी फ्रिक्वेंसी पे, तो ये जो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी बच्चे, मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ रेडिएशन कहलाएगी, ठीक है। तो अब ये जो मोनोक्रोमेटिसिटी की जो वैल्यू है अगर जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा लाइट हमारी क्या होगी बच्चे, मोनोक्रोमेटिक होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा मोनोक्रोमेटिसिटी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमारी लाइट क्या होगी, इतनी कम जो है हमारी लाइट जो है, लेस लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो जितनी कम वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारी लाइट, मोनोक्रोमेटिक। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा न्यू बार डिवाइडेड बाय न्यू बार कैलकुलेट करेंगे फॉर बोथ केस, लेज़र के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपका ऑर्डिनरी सोर्स के लिए। तो हम देखेंगे जो ऑर्डिनरी लैम्प है
उसकी वैल्यू जो है इससे डेल्टा न्यू बार बाय म्यू की वैल्यू जो है ज़्यादा आती है आपके लेज़र से, यानी कि लेज़र की वैल्यू हमारे पास क्या होती है डेल्टा न्यू बार बाय म्यू बार दैट इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत कम आती है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी लेज़र बीम है वो क्या है बच्चे आपकी मोनोक्रोमेटिक है। तो यहाँ से दे रखा है बच्चे, तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमने कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लिया है तो उसके केस में जो है हमारे पास डेल्टा न्यू बार होता है वो कितना आता है बच्चे 10⁻10, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रेंज कितनी ज़्यादा है 10⁻10, यानी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो 10⁻10 आपकी हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड आप देख रहे हैं बच्चे कि कितना ज़्यादा है आपका डेल्टा न्यू बार की वैल्यू कितनी ज़्यादा है ऑर्डिनरी लैम्प के लिए, ऑर्डिनरी बल्ब के लिए। तो डेल्टा न्यू बार की वैल्यू कितनी ज़्यादा है 10⁻10 हर्ट्ज। तो अगर हम ग्राफ देखें इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर मैं प्लॉट करूँ तो डेल्टा न्यू बार जो है ये होता है, तो डेल्टा न्यू बार देख रहे हो कितना ज़्यादा है 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास हमें क्या निकालना है बच्चे, न्यू बार हमें चाहिए, दैट इज एवरेज फ्रिक्वेंसी एमिटेड बाय अ तो मान लो जो डेल्टा न्यू बार है किसी ऑर्डिनरी लैम्प का, उसके लिए जो है आप ये जो डेल्टा न्यू बार निकला एट मान लो किसी फ्रिक्वेंसी जो है न्यू बार 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के लिए निकला है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं डेल्टा न्यू बार बाय में न्यू बार कैलकुलेट करूँ तो आपका क्या आ जाएगा 10⁻10 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻14। तो यहाँ से बच्चे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻−5। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये वैल्यू आई। तो ऐसी ही मैं लेज़र बीम हमने कंसीडर करी। लेज़र के केस में मान लो हमने कोई वेल स्टेबलाइज लेज़र ली और उसके केस में हमारे पास डेल्टा न्यू बार हमारे पास मान लो कितना है 500 हेड्स है। देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है इन केस ऑफ योर लेज़र बीम दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स एंड द फ्रीक्वेंसी स्प्रेड फॉर द ऑर्डिनरी लैम्प इज ऑफ द पावर 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स में होती है आपकी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं मान लो ये जो है आपके पास डेल्टा न्यू बार हमारे पास आया है, उसने जो है मोनोक्रोमेटिक वेव दी। तो अगर मैं मोनोक्रोमेटिसिटी निकालूं एट फ्रीक्वेंसी, मान लो मुझे कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी वही 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के लिए, सेम हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी स्प्रेड कितना कम है और इसका स्प्रेड कितना ज़्यादा है। तो मैं मोनोक्रोमेटिसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे 500 डिवाइडेड बाय आपकी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 10⁻- आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे क्योंकि ये कितना आ गया, ये कितना कम है और ये उससे कितना ज़्यादा है, यानी कि दोनों की वैल्यू स्मॉल है बट इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा स्मॉल है 10⁻12, ठीक है ना, एट द सेम फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय अ सोर्स। तो कोई भी सोर्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है बट अगर हम लेज़र के केस में जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है इज़ ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है ना, तो कितना है मान लो 500 हर्ट्ज है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लैम्प होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होता है दैट इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है ना, एट द सेम फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय अ सोर्स, ठीक है ना। अगर जो सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है या एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो हमने सेम रखी है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो ऑर्डिनरी लैम्प का इतना ज़्यादा होता है, तो मोनोक्रोमेटिसिटी जो है ऑर्डिनरी लैम्प के केस में ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू योर लेज़र। तो लेज़र जो है हमारी क्या होती है ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होती है। यहाँ से हमने प्रूव किया है कि लेज़र हमारी क्या होती है बच्चे ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होती है। अब हम बात करते हैं बच्चे कोहेरेंस, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है बच्चे, कोहेरेंस जो है अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज की बात करूँ तो जो भी कोहेरेंस से अगर मैं सिंपली भी बात करूँ कि अगर कोई भी सोर्स है अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है और सारी की रेडिएशन जो उसने एमिट करी है दैट इज ऑफ द सेम फेस, उनका सेम फ्रीक्वेंसी की एमिट कर रहे हैं, सेम फेस है, तो ये सारी कैसे सोर्सेज होती हैं आपकी कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर जो रेडिएशन हमें मिल रही हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं सेम फेस के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल की बात कर रही हूँ, अगर मैं ये लेज़र बीम है तो उसमें इस तरह से होगा आपके पास जो भी लेज़र बीम जो हमारे पास निकलेगी तो उसकी जो रेडिएशंस होंगी दैट इज़ ऑफ द सेम फेस, रिलेशनशिप उनकी सबकी क्या रहती है सेम ही रहती है, ठीक है, सेम फेस रिलेशनशिप रहती है, ठीक है। तो सेम फेज एक ही फेज में होती है और सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी आपको पता है। लेकिन मैं ऑर्डिनरी सोर्स लूँ तो उस केस में जो है हमें जो रेडिएशंस मिलती है ना उनका कोई फेस नहीं होता, वो डिफरेंट फेज में होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स निकलती हैं यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एमिट करती हैं रेडिएशंस और क्या होती हैं सारी डिफरेंट फेज में।
तो यानी कि जो लेज़र बीम होती है उसके अंदर जो भी रेडिएशंस निकलती हैं उनका जब सबका फेस और उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, सेम होती है, तो हम कहते हैं कि ये जो है कोहेरेंट सोर्सेज हैं। लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी बल्ब होता है उसके अंदर जो रेडिएशंस निकलती हैं उनका कोई किसी का भी फेस जो है सेम नहीं होता, फेस सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सबकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस करके जो है ये हमारी जो है कोहेरेंट सोर्स नहीं है। जो लेज़र बीम होती है वो हमारी कैसे सोर्स होती है बच्चे, कोहेरेंट सोर्स होती है। तो कोहेरेंट से भी हमें ये पता चला कि जिनकी फेज रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ या फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, सबकी क्या होती है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं सबकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम ही सब कुछ हमें मिले, ठीक है, सेम वेवलेंथ वो एमिट करे। और हम ये भी कह सकते हैं कि कितने, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग इन द लाइट फील्ड, ठीक है ना। तो हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि कितनी मतलब कितनी डिग्री तक जो है वो सेम जो है ऑर्डर में रहती हैं, तो वो भी आपकी क्या कहलाती है बच्चे, आपकी कोहेरेंट सोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। तो इनमें जो है हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होता है एज कंपैरिजन टू योर ऑर्डिनरी सोर्स। तो बच्चे आपको मैं थोड़ा कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में और बता देती हूँ। देखो लेजर बीम में क्या होता है, आपने देखा होगा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, ठीक है ना। जो भी स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो उसमें जो हमारे एटम्स हैं जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो क्या करते हैं, फोटोन्स एमिट करते हैं, और जो फोटोन्स वो एमिट कर रहे हैं बच्चे, उन सब का जो फेज है, उन सब का फेज क्या होता है बच्चे, सेम होता है। लेकिन जो कई बार ऐसे भी होता है बच्चे कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, यानी कि जो एटम जो है मान लो अपने आप ही नीचे ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है ना, एक्साइटेड से, तो वो जो उसका जो फोटोन निकलता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चे, डिफरेंट फेज का होता है। तो हमारी लेजर बीम के अंदर भी जो है बच्चे कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन होते हैं उसमें सारे फोटोन सेम फेज के होते हैं, पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ होता है उसके अंदर जो है आपका जो फोटोन निकलता है दैट इज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना। तो डिफरेंट आप ये कह सकते हो, डिफरेंट फेज में होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है नॉन कोहेरेंट पार्ट जो आता है लेजर बीम के अंदर, वो इन्हीं फोटोन्स की वजह से आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो उसमें जितने भी फोटोन्स निकलेंगे दैट इज ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि अगर लेजर बीम हमारी कोहेरेंट ना हो, तो लेजर बीम अगर लेजर बीम हमारी कोहेरेंट है ना, इसी वजह से जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जैसे मोनोक्रोमेटिसिटी, आपकी डायरेक्शनैलिटी प्रॉपर्टी, ये जितनी भी इंटेंसिटी, इसी वजह से जो है हमारी लेजर बीम जो है हाईली डायरेक्शनल होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, और हाईली इंटेंस होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोहेरेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होने की वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हमारे लेजर बीम के अंदर हमें नजर आती हैं। तो अब जो है हम पढ़ते हैं बच्चे इसका आगे वाला पार्ट, कि जो हमारी लेजर होती है ना, लेजर बीम होती है, वो दो तरह की कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंस शो करती है, एक स्पेटियल कोहेरेंस और एक हम पढ़ेंगे बच्चे टेम्पोरल कोहेरेंस। तो अब हम जो पढ़ते हैं बच्चे टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, हमने मान के चला बच्चे कोई भी वेव है, कोई भी प्लेन वेव है, अगर कोई भी प्लेन वेव होती है बच्चे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये जो वेव है दैट इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो के उसका क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो वेव की है दैट इज न्यू। तो हम जो है बच्चे प्लेन वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है ना। ये क्या बताता है बच्चे कि वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है आपका। अब न्यू बार इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी, हमने जो प्लेन वेव कंसीडर किया उसकी न्यू बार फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ उसकी लैम्डा है, ठीक है, और वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ए क्या है बच्चे, आपका एम्पलीट्यूड है, और ये जो एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है बच्चे, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो क्या आती है बच्चे, 2 पाई न्यू बार, ठीक है। तो ये क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की। तो के की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, के और लैम्डा के बीच में रिलेशन होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय में लैम्डा। अगर ये जो वेव हमने कंसीडर किया दैट इज कॉम्प्लेक्स वेव, ठीक है ना, तो ए जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी किसका होगा, कॉम्प्लेक्स वेव का एम्पलीट्यूड होगा। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए ई की पावर आयोटा साई से, ठीक है। तो ए ई की पावर आयोटा साई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये अगर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा साई। अब ये जो वैल्यू हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ए ई की पावर आयोटा साई प्लस ओमेगा टी माइनस के जेड
या फिर आप क्या कह सकते हो ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस साई, जैसे भी आपने लिखना उस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम मान के चल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना वो क्या होता है बच्चे, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल की पावर आयटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस में आयटा साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, आयटा एक्स, एक्स क्या है, ये हमारी पूरी टर्म, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो कॉस एक्स है दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट को हमने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम ले रहे हैं, तो कितना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है सिर्फ रियल पार्ट के लिए। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फॉर रियल पार्ट अगर मुझे कंसीडर करना है तो उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, देखो बच्चे, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मुझे रियल पार्ट के लिए करनी है, तो रियल पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एक्चुअल डिस्प्लेस हुआ है हमारी वेव, कितनी वेव ने हमारा आगे मूव किया है, ठीक है ना, कितनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ वेव। अगर वेव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो वाई या एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अप्लाई होगी। तो यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, ए कॉस ऑफ, अब क्या होगा बच्चे, ओमेगा टी प्लस माइनस में के जेड प्लस में साइन, तो यही होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, ए का मैग्नीट्यूड कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस में साइन, ठीक है। अब देखो बच्चे इसी चीज को हमने जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बच्चे जो बेसिकली क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूं वर्सेस टाइम, तो जो हमारे पास वेव होती है वो कैसे होती है बच्चे, साइनोसोडल, ठीक है। जो वेव हमें मिलती है वो कैसी मिलती है, साइनोसोडल। ये कौन सा केस है बच्चे, आइडियल केस। पर हमें जो है इस तरह की कभी भी हमें वेव ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमने मान के चला कि हमने कोई सोर्स ली, आइडियल साइनोसोडल सोर्स हमें मिलनी चाहिए थी, कोई भी हम सोर्स लेते तो उसके लिए जो हमारे पास वेव आती है वो कैसी आती है, साइनोसोडल आती है। बट हम यहाँ पे कोई लैंप लेके चल रहे हैं, मान लो हमने सोडियम लैंप लिया, तो उसकी इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, वो जो हमें वेव मिलती है वो इस तरह से मिलती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है आपका जो है फेस में क्या आ रहा है, अब्रप्ट चेंज आ रहा है। जैसे कि अभी ये इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो एकदम कुछ पॉइंट के बाद, कुछ फेस के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो है उसमें अब्रप्ट चेंज आया, फेस में क्या हो गया बच्चे, चेंज आ गया एकदम, ठीक है। तो हमें जो रियल में एक्चुअल जो हमें जो वेव मिलती है, जो प्लेन वेव हम कंसीडर करते हैं, एक्चुअल जो प्लेन वेव मिलती है वो हमें इस तरह से मिलती है कि वो कुछ टाइम तक तो क्या करती हैं, बिल्कुल एक ही फेस में मूव करती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उनमें क्या आता है, एकदम अब्रप्ट चेंज आ जाता है, उनका फेस एकदम क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको एक चीज तो ये पता चली कि जो सोर्स होती है उसमें जो वेव का जो है एक डेफिनेट फेज रिलेशन होता है फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है ना। जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फ्रीक्वेंट टाइम के साथ हम देख रहे हैं उसको, तो हमारे पास जैसे इस तरह से आ रही थी वेव, और सेकेंड वेव मान लो इस तरह से थी, ठीक है। तो मान लो कि इतने टाइम तक जो है वो सेम फेज में चली, फिर उसके बाद फेस उनका क्या हो गया, चेंज हो गया, और जिस लिमिटेड टाइम में जो फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कोहेरेंस टाइम, ठीक है। कोहेरेंस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम तक तो जो हमारी वेव है वो सेम फेज में चल रही है, फिर उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसमें अब्रप्ट चेंज आ जाएगा आफ्टर दिस, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोहेरेंस टाइम, ठीक है ना। जिस टाइम में हमारी फेज रिलेशनशिप जो है या वेव जो है वो एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप में होती है किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कोहेरेंस टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है क्या होता है, लेकिन इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी आइडियल, जो हम मान के चलते हैं कि सभी टाइम जो है फेज रिलेशनशिप जो है एप्लीकेबल है, यानी साइनोसोडल वेव, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल सोर्स में क्या होता है, जब एटम जो है, मान लो कोई भी एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो लाइट पल्स एमिट करता है, ठीक है ना, लाइट पल्स एमिट करता है, और जो लाइट पल्स एमिट करेगा ना बच्चे, उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻10 सेकेंड्स, यानी कि इस सेकेंड्स तक ही वो क्या करेगा बच्चे, हमें जो पल्स मिलेगी, यानी इस सेकंड्स तक जो हमें पल्स मिलेगी, यानी कि जब आप ये मान लो जब एक्साइटेड एटम ग्राइंड स्टेट में आएगा तो हमें क्या देगा, एक लाइट पल्स देगा। और अगर हम इस टाइम तक की बात करें, इस स्मॉल इंटरवल की बात करें, तभी जो हमारा फेज होगा वो क्या होगा, इनका सेम होगा, यानी कि जो लाइट सोर्स है उसकी जो पल्स है उसका फेज इतने सेकंड्स के लिए क्या होगा बच्चे, सेम होगा, ठीक है। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लाइट बीम या लाइट पल्स इस इंटरवल के लिए वो कैसी होगी, साइनोसोडल होगी, ठीक है। तो वही टाइम पीरियड जब लाइट वेव जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है ड्यूरिंग दिस टाइम टेबल, यानी कि इस टाइम तक जो जितना डिस्टेंस इस लाइट पल्स ने ट्रैवल किया है,
इस टाइम तक जितना डिस्टेंस जो है लाइट वेव ने ट्रेवल किया है साइनोसोडल, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, कोहेरेंस लेंथ। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंस लेंथ क्या होती है बच्चे, जैसे एटम जो है एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आता है तो लाइट पल्स एमिट करता है, तो इतने सेकंड्स के लिए जो है हमारी जो लाइट पल्स होती है वो कैसी होती है बच्चे, फेज रिलेशनशिप उसमें होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके साथ एसोसिएटेड है लाइट पल्स के साथ, वो कैसा होता है, साइनोसोडल होता है। तो हमारी बीम भी कैसी होगी, कोहेरेंट होगी। और जितना ट्रैवल उसने डिस्टेंस किया है इसी टाइम इंटरवल के दौरान, तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, कोहेरेंस लेंथ, यानी कि जो टाइम ट्रैवल बाय अ वेव ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोहेरेंस लेंथ। तो अगर मैं कोहेरेंस लेंथ निकालूँ तो दैट इज सी इंटू टाउ सी, ठीक है ना, आपको पता है दैट इज स्पीड इंटू क्या होगा, डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हमारे पास टाइम है एंड दिस इज योर स्पीड, ठीक है। अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸, और यहाँ से टाउ सी अगर मैं कैलकुलेट किया हुआ है, टाउ सी टाइम इंटरवल कितना, 10⁻⁻, में 10 सेकंड्स के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻², ठीक है ना, मीटर। तो यहाँ से ये इतना डिस्टेंस जो है वो लाइट जो है फेज रिलेशनशिप के साथ जो है, यानी कि सेम फेज में जो है इतना डिस्टेंस ही वो कवर कर पाती है। देख रहे हो कितना कम डिस्टेंस वो कवर कर पा रही है। उसके बाद जो है बच्चे, जो हमारे पास कोहेरेंस लेंथ है ना, इसकी रिलेशनशिप जो है किसके साथ होती है, यानी कि जो हमारा कोहेरेंस टाइम की अगर मैं बात करूँ, इसकी रिलेशनशिप डायरेक्टली किसके साथ होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के साथ होती है, कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के, ठीक है ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कोहेरेंस लेंथ। तो अगर आप डेल्टा न्यू बार लिखो तो क्या आ जाएगा बच्चे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ सी के, यानी कि जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा, यानी कि टाउ सी जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा। और टाउ सी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, आपका उतना कम हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा, यानी कि उतनी कम जो है हमारी क्या होगी, कम फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा तो उतनी ज़्यादा हमारी लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कोहेरेंस लेंथ कैसे जो है, कोहेरेंस टाइम कैसे रिलेटेड है आपका फ्रीक्वेंसी स्प्रेड से। तो यहाँ से यही बता रखा है बच्चे कि अगर आप देखोगे कि फोरियर एनालिसिस से हमें ये पता लगा कि जो मान लो हमें जो वेव्स मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई कर रही है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के देखें तो हमें ये रिलेशन मिलता है कि डेल्टा न्यू बार, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोहेरेंस टाइम के। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी कम जो है हमारी कोहेरेंस विड्थ होगी, कोहेरेंस विड्थ कम होगी तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिसिटी भी कम होगी, और मोनोक्रोमेटिसिटी कम होगी तो उतनी ज़्यादा हमारी लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी। तो इस तरह से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब हमारा जो है सेकंड पार्ट हम करते हैं, दैट इज स्पेटियल कोहेरेंस, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा टेम्पोरल कोहेरेंस से हमें पता चला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्पेटियल कोहेरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, कि हमने मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स लिए हमने वेव फ्रंट पे पर हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, ठीक है। और उन 2 पॉइंट्स जो हमने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट्स हमने जो है वेव फ्रंट पे कंसीडर किए, और उनके साथ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है दैट इज E1 एंड E2। अब आफ्टर पासिंग फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, दे प्रिजर्व कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। कुछ टाइम तक जो है वो क्या करेंगी, सेम फेज में जो है बीम जो है वो ट्रेवल करेंगी, तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेटियल कोहेरेंस। यानी कि आप एक तरह से ये देख लो बच्चे कि मान लो हमने क्या किया, जहाँ पे हमारे पास सोर्स थी, मान लो यहाँ पे हमने 2 होल्स के रखे हैं, जैसे ही लाइट सोर्स इसमें से पास होगी, इसके बाद जो लाइट सोर्स यानी रेडिएशंस निकलेंगी, उनका जो है फेज क्या होगा बच्चे, कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा बच्चे, उनका फेज क्या होगा, सेम होगा, वो आपका क्या कहलाता है, स्पेटियल कोहेरेंस, ठीक है ना। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हम वेव फ्रंट पे कंसीडर करें, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 E2 है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो वो क्या करेंगी, सेम फेज डिफरेंस जो है कुछ टाइम इंटरवल के लिए उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो सबका सेम होगा, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेटियल कोहेरेंस। इसको ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चे, हमने कोई सोर्स कंसीडर करी, ठीक है, और हमने क्या किया, एक हमने जो है 2 होल्स कंसीडर करे A1 एंड A2, उन सबका इक्वल डायमीटर है, और क्या है बच्चे, हमने सेम स्मॉल डायमीटर और इक्वल डायमीटर हमने रखा हुआ है, एंड दीज 2 आर सेपरेटेड एट अ D डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक सोर्स ली, उसको स्क्रीन के फ्रंट के साइड रखा, और उसके पहले हमने क्या किया, उसको 2 होल्स में से पास किया, और वो जो 2 होल्स हैं उनका सेम डायमीटर है, ठीक है ना, और दोनों जो है D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो ये D1 है, ये D2 है, या A1 है A2 आप ले लो, ठीक है ना, A1 A2 लिया हो तो A1 A2 ले लो। हमने क्या सोर्स ली,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो हमने होल्स किए बीच में, यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है साइड, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, हमने क्या किया, दो होल्स कंसीडर करें A1 एंड A2, दैट इज ऑफ सेम डायमीटर और सेम उनकी क्या है, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, स्मॉल d से सेपरेटेड है। तो जब लाइट सोर्स इसमें से पास करेंगी, आपको पता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो क्या करेंगे, सुप्रीम पोज करेंगे और हमें क्या देंगे बच्चे, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा स्क्रीन एस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे जब यहाँ से जब इन होल्स में से जब लाइट पास करेगी, उनका जो फेज होगा दैट इज सेम फेज, ठीक है ना, उनका फेज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। और वो जितना स्मॉल इंटरवल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो आपकी क्या कहलाएंगी, स्पेटल कोहेरेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि हमने कोई सोर्स ली, ठीक है ना, और उसमें क्या किया, इज प्लेस सिमेट्रिकली इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन विथ टू होल्स ऑफ इक्वल डायमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा क्योंकि जब एस सोर्स से जब लाइट जाएगी वो A1 A2 में से जब पास करेगी तो क्या देगी, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगी, ठीक है ना। तो मान लो हमने क्या किया, मान लो वेव जो है वो एस से शुरू हुई और हमें क्या मिल रही है, दो पिन होल्स में से पास करी और वो जाके कहाँ पे मिल रही है, जैसे इन दो पिन होल्स में से पास करी और वो जाके हमें कहाँ मिल रही है बच्चे, O पॉइंट पे हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ से देखते हैं बच्चे थोड़ा सा, कि हमने मान के चला दिस इज़ योर माई सोर्स, दिस इज़ माई सोर्स, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्लिट ले रखी है A1 एंड A2, दो हमने होल्स कर रखे हैं। तो जैसे ही सोर्स जो है उसमें से जो है लाइट सभी रेडिएशन में से पास होगी, सभी रेडिएशंस की लाइट पास होगी, जैसे ही वो स्पिन होल में से जाएगी तो वो हमें जो है कहाँ पे मिलेगी, O पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलेगा, O पॉइंट पे जाके वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो हमें जो है गुड कॉन्ट्रास्ट कहाँ मिलेगा, O पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेगा, O पॉइंट पे मिलेगा। यानी कि जब सोर्स में से जो है लाइट जाएगी, ठीक है, जब सोर्स में से लाइट जाएगी, जब इस पिन होल्स में से पास करेगी तो वो क्या होगी, कोहेरेंट होगी मीन्स उन सभी का जो है सेम फेज रिलेशनशिप होगा, और SA1 से और SA2 से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज सेम, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस d पे प्लेस्ड है, ठीक है ना। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगी तब भी उनका फेस जो होगा वो सेम होगा और वो O पे पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब हमने बच्चे कोई एक ना S डैश कोई और सोर्स ले ली दैट इज सेम, इससे इसी तरह की हमने एस डैश एक और सोर्स हमने कंसीडर करी। अब हमें जो है दोबारा से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा वो किसके ऊपर सुप्रीम पोज होगा, आपका जो फर्स्ट पैटर्न हमें मिल रहा था एस सोर्स की वजह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इस एस डैश सोर्स को इस एस सोर्स के पास लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ना एस डैश का, वो स्लाइटली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एस के रिलेशनशिप में। तो हमें जो है बी पे, जहाँ पे हमें क्या मिल रहा था कि द कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन बी बिकम्स, अब देखो बच्चे जो यहाँ पे हमें मैक्सिमास मिल रहे थे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पुअर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों पुअर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एस डैश की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो थोड़ा सा क्या हो गया बच्चे, हमें शिफ्ट हो गया कुछ एस से कुछ रिलेशन से, ठीक है ना। तो पहले जो है हमें क्या मिल रहा था, जैसे ही दोनों में से जो है हमें गुड कॉन्ट्रास्ट हमें मिल रहा था, क्योंकि पहले वाला पैटर्न दूसरे पैटर्न के ऊपर क्या था, एज इट इज सुप्रीम पोज हो रखा था, तो हाई इंटेंसिटी की हमें लाइट्स मिल रही थी, यानी कि हमें जो है कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एस डैश को एस की तरफ मूव करना शुरू हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो एस डैश का थोड़ा सा शिफ्ट हो गया एस के कंपैरिजन में, तो जो हमें कॉन्ट्रास्ट था वो क्या मिलना शुरू हो गया, पुअर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो एक ऐसे पोजीशन भी आ जाएगी पर्टिकुलर सेपरेशन पे, एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमारा जो एस डैश का जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा था वो क्या हो जाएगा, मिनिमा पे फॉल करेगा एस के, और एस का जो मिनिमा है, एस डैश का मिनिमा है वो कहाँ फॉल करेगा, एस के मैक्सिमा पे। यानी कि क्या हो सकता है, एक पॉइंट ऐसे एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे एस डैश का जो मैक्सिमा है वो एस के मिनिमा पे फॉल करना शुरू हो जाएगा, और इसी का जो मिनिमा है एस डैश का वो एस के मैक्सिमा के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इस तरह से जो है हमें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें मिलेगा, यूनिफॉर्म हमें लाइट मिलेगी। तो अब जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं इसको। तो मान के चलो हमने क्या है कि अप्रॉक्सीमेट सेपरेशन जो है हमारे, मान लो एक्स डैश और एस की जो सेपरेशन है वो हमने क्या मान ली बच्चे, ए मान ली, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है हमें अच्छी से हमें फ्रिंजेस मिल रही हैं, ठीक है। और हमने कहा कि जो O है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A1 एंड A2, ये जो दो होल्स हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या रखा हुआ है बच्चे, स्क्रीन को रखा, O पॉइंट को रखा हुआ है। तो पाथ डिफरेंस जो है हमने मान के चला एस डैश से A1 का जो पाथ डिफरेंस है
और एस डैश से ए टू का जो पाथ डिफरेंस है एस डैश से ए वन का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा बाय में 2, लैम्डा जो हमने वेवलेंथ यूज की है, और एस डैश हमने ए ले रखा है, ए वन और ए टू वो कितना है बच्चे, ये जो दो पिन होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है स्मॉल डी है। तो अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन द एस एंड द स्क्रीन विथ पिन होल डी इज, अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, इस स्क्रीन डिस्टेंस बिटवीन द एस एंड द स्क्रीन, ठीक है ना, विथ द पिन होल्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है, बेसिकली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एस डैश ए टू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी देखो। तो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्रायंगल, हम क्या लिखेंगे बच्चे, एस डैश क्यू ए टू मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, एस डैश क्यू ए टू, यहाँ पे देखो बच्ची एस डैश एस जो है दैट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, जिसको हमने पर्टिकुलर सेपरेशन माना हुआ है, ठीक है। और हमने जो है ये कुछ पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, ओ हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। उसके बाद ये ए वन ए टू दो हमारे पिन होल्स जो हमने कंसीडर किए थे, ठीक है। और हमारे पास जो है इन दोनों का सेपरेशन दैट इज डी। अगर मैं ए वन पी हाफ सेपरेशन की बात करूँ तो वो कितनी होगी, डी बाय में 2, ऐसे पी ए टू क्या होगा बच्चे, डी बाय में 2 होगा हमारे पास। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास हम ट्रायंगल देख रहे हैं एस वन क्यू ए टू, क्योंकि हमें निकालना है एस डैश ए टू हमें कैलकुलेट निकालना है, तो हम ट्रायंगल लेंगे एस डैश क्यू ए टू। तो यहाँ से एस डैश ए टू क्या हो जाएगा बच्चे, एस डैश ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि एस डैश ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एस डैश क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए टू का स्क्वायर, ठीक है। तो एस डैश क्यू का स्क्वायर दैट इज गिवन, हमें कितना दे रखा है इसका डिस्टेंस दैट इज डी, ठीक है ना, प्लस क्यू ए टू कैसे निकलेगा बच्चे, क्यू पी प्लस में पी ए टू कर सकते हैं, तो क्यू पी इज इक्वल टू एस डैश एस, तो क्यू पी हमारा कितना निकल के आ गया बच्चे ए, पर प्लस पी ए टू किसके इक्वल है बच्चे, डी बाय में 2 के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, डी बाय में 2 का होल स्क्वायर इन सब का स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चे 1 बाय में 2, क्योंकि एस ए टू निकाला है ना, तो अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ से हमारे पास एस ए टू हमारा कैलकुलेट हो गया। ऐसी एस डैश ए वन मुझे अगर कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, एस डैश ए वन मुझे कैलकुलेट करना है। तो एस डैश ए वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस डैश क्यू का स्क्वायर प्लस ए वन क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिखा है क्यू ए वन का स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 बाय में 2। एस वन क्यू का स्क्वायर क्या है बच्चे, डी स्क्वायर है। ए वन क्यू कैसे निकालोगे बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, पी ए वन में से अगर मैं क्यू पी माइनस कर दूं तो मेरा निकल जाएगा। तो पी ए वन जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है बच्चे, डी बाय में 2 का स्क्वायर के इक्वल है, डी बाय में 2 के इक्वल है, माइनस हमें क्या निकालना है बच्चे, क्यू पी क्या है बच्चे, ए है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर प्लस डी बाय में 2, यहाँ से बच्चे ये ए है हमारा, ठीक है, माइनस ए इसका होल स्क्वायर की पावर 1 बाय में 2। तो यहाँ से हमने जो है एस वन ए टू हमने निकाल लिया और एस डैश ए वन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास यही निकल के आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो हमने जो है यही निकाला हुआ था, मैंने आपको डायरेक्टली नहीं कराया, मैंने आपको बताया ये आया कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखो जो हमारे पास ये निकल के आया है एस डैश ए टू और एस डैश ए वन हमने जो कैलकुलेट किया है, आप क्या करोगे बच्चे, हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें से बच्चे उसके ऊपर वो लगा सकते हैं आपकी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम इसको एक्सपेंड करें यहाँ, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो मैं एक सॉल्व कर देती हूँ बच्चे। मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, जैसे मुझे निकालना है एस डैश ए वन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ से आपने क्या करना है बच्चे, डी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, डी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो डी आएगा, तो प्लस डी बाय में 2 माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे, डी स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे 1 बाय में 2। अब क्या करना है बच्चे, आपने हमारे पास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डी बाहर लिया, तो डी बाहर लेंगे तो डी स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालनी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम मान के चलते हैं कि जो हमारा डी है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो डी हमने जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी अगर हम यहाँ पे लगाएंगे कंसेप्ट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2d का स्क्वायर, ठीक है, और डी बाय में 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, जब हमने ये वाली टर्म हम आगे ले आए ना, तो हमने एक्सपेंशन खोली इस तरह से, तो 1 प्लस ये टर्म आगे आ जाएगी, तो 1 बाय में 2 डी स्क्वायर की हमने एक्सपेंशन खोल दी। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हो, 1 प्लस दिस बाय में आगे 2 1 बाय में 2, तो यहाँ से डी आप अगर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा डी प्लस में 1 बाय में 2 डी, डी बाय में 2 माइनस ए का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारी निकली हुई है d प्लस में 1/2 d/2 प्लस में ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप जो है S-A1 के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बस d/2 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर मान लो कि हमारी जो ए है अगर बहुत ही कम है, किससे, आपके स्मॉल डी से, ये जो सेपरेशन हमने बहुत कम ले ली कैपिटल डी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिंज जो है वो डिसअपेयर होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो है कंडीशन निकालनी है स्प्रिंग डिसअपेयरेंस की। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों से हम क्या करेंगे, S-A2 माइनस S-A1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि S-A2 में से हम क्या करेंगे, S-A1 आप माइनस कर दोगे, यानी कि S-A2 में से S-A1 हम जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन हमने पहले ही बताया था, जो पाथ डिफरेंस है S-A2 से S-A1 का, वो λ/2 में के इक्वल है। तो λ/2 इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में ये d से d कैंसिल, तो 1/2 d/2 प्लस में a की पावर स्क्वायर माइनस d/2 माइनस a इसकी पावर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा dA/कैपिटल D। तो यहाँ से a हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा λ/d/2d। तो अब हमने जो सोर्स ली है दैट इज मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेज, अगर हम मान के चले तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए गुड कॉन्ट्रास्ट कब होगा, जब ए हमारा बहुत कम होगा λ/d/2d के, ठीक है। और हमें जो है इंटरफेरेंस गुड कॉन्ट्रास्ट कैसे मिलेगा, अगर हमारा जो स्मॉल डी है वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा λ/d/2d के। तो ये आपको 2a के, तो ये हमें रिलेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही इसी कंडीशन को हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इज़ वेरी वेरी लेस देन λ/d/d स्मॉल डी, और d इज़ वेरी वेरी लेस देन, यानी कि इसी को ही द्वारा से लिखा है 2 का अगर हम रिमूव कर दें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे a/, में जो हमारा d है कैपिटल D, इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, a/, में जो कैपिटल D है उसको मैं अगर थीटा पुट कर दूँ, तो एंगल सब्टेंडेड बाय द एक्सटेंडेड सोर्स एट द स्क्रीन विद द पिन होल इज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं बच्चे, कि मान लो ये इस तरह की हमारे पास इमेज बन जाएगी, ये हमारे दो पिन होल्स हैं बच्चे A1 एंड A2, ठीक है। तो ये जो है थीटा एंगल, दिस इज योर थीटा एंगल, और ये जो है हमारे पास दो सोर्स है S' एंड S, उसके बीच का सेपरेशन A है। तो उस केस में जो है हमारे पास a/, में अगर मैं कैपिटल D करूँ तो वो हमारा थीटा हो जाता है, तो ठीक है ना। जो एंगल सब्सटेंड किया है, जो सोर्सेस ने पिन होल्स पे जो एंगल सब्सटेंड किया है दैट इज योर थीटा, और वो किसके निकल के आ रहा है, उसके लिए एक और कंडीशन आ रही है कि अगर हमारा स्मॉल d दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन λ/, में थीटा होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, गुड कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो λ/, में जो थीटा है वो आपका ये भी कहलाता है लेटरल कोहेरेंस, ठीक है ना। तो लेटरल कोहेरेंस विड्थ क्या होती है, λ/, में थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे एक सन है, अगर हमने सन एज अ सोर्स हमने लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसने जो नैरो बीम प्रोड्यूस की उसकी वेवलेंथ मान लो इतनी थी, लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से हमने थीटा हमने कैलकुलेट किया, थीटा मान लो उसका 32 मिनट्स है, तो यहाँ से हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से बच्चे लेटरल कोहेरेंस जो हमने कैलकुलेट की वो निकल के आई 5 × 10⁻⁵ मीटर, क्योंकि λ/, में थीटा हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये निकल के आया। ऐसी अगर सेपरेशन जो है पिन होल्स की अगर हम लेस देन 5 × 10⁻⁵ ले लेंगे तो हमें जो है गुड कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन मिल जाती है कि अगर हमारी जो सेपरेशन है पिन होल्स की अगर इससे कम होगी तो हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। और गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि जो हमारी लाइट वेव्स होंगी वो क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सोर्स हमने ले रखी है और यहाँ से पिन होल्स उसमें से पास किया है और उसने जो है स्पेटल कोहेरेंस प्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सोर्स ली है तो उसको यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट स्लिट में से पास किया है, पिन होल्स में से बेसिकली उसे पास किया है, तो उसने जो है स्पेटल कोहेरेंस प्रोड्यूस की और उसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। एंड इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस दिस इन टर्न रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ट्रिमेंडसली, however this is not needed in the case of laser beam which is highly coherent। तो यहाँ पे कह रखा है कि हमें जो है बेसिकली हमें इस तरह की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती लेज़र बीम के लिए, क्योंकि लेज़र बीम हमारी जो है हाईली कोहेरेंट होती है। ये सिर्फ अरेंजमेंट अगर हमें करनी पड़ती है तो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उसे हमें क्या करना पड़ता है, कोहेरेंट बनाना पड़ता है, यानी कि इसमें से पास करके उसे क्या बनाना पड़ता है, कोहेरेंट बनाना पड़ता है। लेकिन जो हमारी लाइट सोर्स होती है लेज़र बीम वो क्या होती है, ऑलरेडी कोहेरेंट होती है, ठीक है ना, वो हाईली स्पेटली कोहेरेंट होती है, तो ऐसी अरेंजमेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।